वेलकम बैक एवरीवन। हमने पिछले टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैंने पिछले टॉपिक में आपको बोला था जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी 4 बेसिक लेयर्स हम पढ़ रहे हैं और उन 4 लेयर्स का जिक्र मैंने आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने 3 बेसिक लेयर्स का जिक्र किया था, जिसमें से पहली लेयर थी सेरोसा, उसके बाद जो दूसरी है मस्कुलैर्स, हमने इनको एनाटॉमिकली पढ़ा था, और हम उसके बाद सब म्यूकोसा पढ़ रहे थे पिछले वाले टॉपिक में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूकोसा, जो सबसे लास्ट वाली या इनर लेयर होती है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो देखो जो हमारा म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा ये हमारी स्टोमक या इंटेस्टाइन्स या जनरल एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर लेयर होती है। और इस लेयर को जब हम यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर पे, ये पहला कोट जो है ब्लैक में ये है सेरोसा, जो दूसरा कोट है यहाँ पे आप देख सकते हो रेड में, ये है मस्कुलैर्स, और तीसरा जो ग्रीन में आपको दिख रहा है रेड लाइन में आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन ये वाला, इसे कहते हैं सब म्यूकोसा। और जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वो म्यूकोसा है। ये लास्ट लेयर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आज इसी लेयर को हमें डिस्कस करना है, इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे मॉडिफाई होती है और इसका काम क्या होता है। तो म्यूकोसा जो है ये 3 बेसिक डिविजन्स में आती है। इसकी 3 बेसिक लेयर्स होती हैं इन टर्न, जो आप यहां पे देख सकते हैं। जो मैंने म्यूकोसा खोल के रखा है ये मस्कुलैर्स म्यूकोसा है, उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया, और सबसे इनर वाली आती है एपिथेलियम। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सपोज अगर हमारा ये स्टोमक है, मैं खाली स्टोमक एग्जांपल लूंगा फिलहाल, और स्टोमक की अपर वाली लेयर जो है मस्कुलर से सबसे पहले, दूसरी है सपोज मस्कुलर कोट, पहली है सेरोसा, दूसरी है मस्कुलर कोट या मस्कुलैर्स, और जो तीसरी सब म्यूकोसा थी वो हमने पढ़ी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है म्यूकोसा की, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा रेड में। और ये म्यूकोसा हम बाहर निकालेंगे यहाँ पे, आप यहां देख सकते हैं म्यूकोसा मैंने बाहर निकाली है। ये 3 लेयर्स की बनी होती है। म्यूकोसा इंटर्न बनी होती है 3 लेयर्स की। उसमें से सबसे पहले आती है मस्कुलैर्स म्यूकोसा, बीच वाली आएगी लैमिना प्रोप्रिया, एंड अंदर जो सबसे इनर होगी जो फेस करेगी सीधे इसको फूड को, वो है एपिथेलियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज जो मस्कुलैर्स ये म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा 3 बेसिक लेयर्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 मस्कुलैर्स म्यूकोसा, नंबर 2 लैमिना प्रोप्रिया, एंड नंबर 3 एपिथेलियम। तो अगर हम आउटसाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पहले सेरोसा आएगी पहली लेयर, दूसरी मस्कुलर आएगी, मस्कुलैर्स आएगी, तीसरी सब म्यूकोसा आएगी, सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा की पहली होगी मस्कुलैर्स म्यूकोसा। म्यूकोसा की वो वाली लेयर जो सब म्यूकोसा को फेस करेगी उसे मस्कुलैर्स म्यूकोसा कहते हैं, ठीक। और उसके बाद जब हम इनसाइड कंटिन्यू करेंगे, इनसाइड की तरफ आ जाना, तो लैमिना प्रोप्रिया अगेन आएगी, और लास्ट में आएगी एपिथेलियम। ये तीनों मिलाकर बनते हैं म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा जो है ये आप देख सकते हैं डिफरेंट जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये वेरी करता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका स्ट्रक्चर वेरी करता है।
और ये स्ट्रक्चरली जो ये म्यूकोसा होता है, जो इसका मस्कुलस म्यूकोसा होगा, मस्कुलस म्यूकोसा जो फेस करेगा दूसरी सब म्यूकोसा को, उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया जो है, लैमिना प्रोप्रिया कंटेन करती है ग्लैंड्स, ठीक, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जो लैमिना प्रोप्रिया की बात कर रहा हूं मैं, इट कंटेन्स ग्लैंड्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक, या लिम्फेटिक वेसल्स होती है इसमें, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना। और इसके बाद जो एपिथेलियम आता है लास्ट का, एपिथेलियम, एपिथेलियम जो है ये वैरिंग टाइप्स का आता है। देखिए जो एपिथेलियम है, जब एपिथेलियम में एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एक टिश्यू है जो बना होता है एपिथेलियल सेल्स का, और जब ये एपिथेलियल सेल्स एक ही लेयर की होगी, एक ही लेयर में होगी, सपोज लाइक दिस, तो हम इसको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक। और जब मल्टी लेयर होगी, ऐसे मनी लेयर्स में एपिथेलियम, तो वी टर्म इट एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर इनकी सेल्स की शेप जो होती है उस पे इसके टाइप्स आते हैं, ठीक। सपोज अगर कभी क्यूबाइड टाइप की सेल है ऐसे एपिथेलियम में, तो वो क्यूबाइडल एपिथेलियम बन जाएगा। अगर कभी कॉलमनर टाइप की सेल है ऐसे, तो उसे कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक। अब अगर कोई एपिथेलियम क्यूबाइडल है और मल्टीलेयर्ड है, हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब अगर कोई एपिथेलियम कॉलमनर सेल्स है उसमें और वो मल्टीलेयर्ड है, हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। या अगर कभी एपिथेलियम एक ही लेयर की है, सेल्स एक ही लेयर में अरेंज हुई हैं और कॉलमनर हैं, हम कहेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और जो एपिथेलियम आप देख रहे हो, ये एपिथेलियम म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो फेस करती है काइम या फूड को। तो दैट मीन्स आप यहां फिगर पे आ सकते हैं, जो यहां पे हम फूड खा रहे हैं, वो फूड गुजरता है कहां से, स्टोमक से, और स्टोमक के बाद ये फूड किस लेयर को फेस करेगा, ये करेगा एपिथेलियम को फेस, ठीक है ना, एपिथेलियम को फेस करेगा। और एपिथेलियम जो है यहां स्टोमक में अलग टाइप का होता है, हमारे ईसोफेगस में अलग टाइप का होता है, और हमारे इंटेस्टाइन में अलग टाइप का होता है, ठीक। अगर हम बात करेंगे ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में ये लास्ट वाली लेयर की बात कर रहा हूं मैं, हम म्यूकोसा पढ़ रहे हैं, मैं आपको आपका ध्यान खींचना चाहूंगा फिर से। वी आर स्टडिंग म्यूकोसा, और म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियम। उसी के बारे में अभी तक मैं बोल रहा था कि एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनके टाइप्स पे या उनके शेप के टाइप्स पे एपिथेलियम का नाम भी आता है। तो उसी एपिथेलियम को जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस में ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। तो कल को क्वेश्चन आएगा कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इनसाइड द ईसोफेगस और फेरेंक्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो दैट एपिथेलियम इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, वहां पे मल्टीलेयर्ड होता है। लेकिन जो ही हम स्टमक में आएंगे, तो ये एपिथेलियम जो होगा, ये आप जो फोल्ड्स में देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा स्टमक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बनाऊंगा, ये स्टमक जो होता है इसका एपिथेलियम होता है फोल्ड्स में ऐसे। इन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रूगी। तो ये गैस्ट्रिक रूगी क्या है? These are the folds of epithelium, you can say, या mucous membrane, this is the mucous membrane, isn't it? mucous membrane की लास्ट लेयर है। तो या तो हम mucous membrane कलेक्टिवली कह सकते हैं, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं एपिथेलियम। तो these folds are gastric rugi, और यहाँ पे जो एपिथेलियम होगा ये होगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बिकॉज जहां पे आपको एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है ना, जहां पे आपको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, वहां पे सेल लेयर एक ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मल्टी लेयर रखेंगे, लाइक जैसे हमने देखा यहाँ पे ईसोफेगस में, वहां पे स्ट्रैटिफाइड था, अगर हम वही एपिथेलियम आप
यहाँ भी पाओगे तो यहाँ पे इंटेस्टाइन्स में या स्टमक में एब्जॉर्प्शन बहुत वीक हो जाएगी या होगी ही नहीं, क्योंकि जो मल्टीलेयर होती है, मल्टीलेयर एपिथेलियम होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सिंगल लेयर आप पाओगे किसमें, स्टमक में, जिसको हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और इन कॉलमनर एपिथेलियम, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, इनमें कौन सी सेल्स होंगी, एपिथेलियल सेल्स। और इन एपिथेलियल सेल्स में एक सेल भी होती है जिसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल वो सेल होती है जो सीक्रेट करती है एक स्टिकी और स्लिमी सब्सटेंस जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ताकि हमारा जो ये पाथ है, एक तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये जो म्यूकस सीक्रेट किया जाता है, ये म्यूकस हमारे स्टोमक से बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टोमक है ये हमारे एसिड से बच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये म्यूकस हमारी इस पाथ को स्लिपरी बनाता है, ताकि ये पाथ जो है स्लिपरी बने और फूड की पैसेज जो है वो इजी हो जाए, ठीक। और जो ये एपिथेलियम है, ये यहाँ पे जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है हमारे स्टोमक में, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिंगल लेयर होता है, ठीक। और यहाँ की गॉबलेट सेल, जो एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होंगी, वो गॉबलेट सेल्स म्यूकस क्रिएट करेंगी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और उससे हमारा स्टमक बच जाता है। आगे, अब इस एपिथेलियम को थोड़ा सा आगे देखेंगे। अगर हम स्टमक से नीचे जाएंगे तो हम पहुंचने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहां से थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा मैं, जो स्टमक का जो हम पार्ट छोड़ देते हैं, स्टमक के बाद हम पहुंच जाएंगे सबसे पहले ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम एक सी शेप्ड कर्व होता है, पहला ही जो 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर का होता है। और ये पहला पार्ट माना जाता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। और जब हम इसमें पहुंच जाते हैं तो यहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, और यहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन का एपिथेलियम जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी वो पाओगे आप सिंपल कॉलमनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है किसकी, एब्जॉर्प्शन की। क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम डालोगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें कॉलमनर टाइप की सेल होती है और एक ही लेयर की होती है, ठीक है ना। तो इसके आगे आप जाओगे जेजूनम में, ठीक है ना। जेजूनम में सपोज सेकंड पार्ट ये जेजूनम है, जेजूनम। एंड लास्ट पार्ट जो होता है 3.5 मीटर्स का, दैट्स इलियम, 3.5 मीटर्स। और ये टोटल है ना, ये 2.75 मीटर्स होगा। और टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होंगे वो होंगे 6 मीटर्स के, 6 मीटर लेंथ आती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं, आप यहां देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में, या स्टमक के जब हम स्टमक से निकल जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं ड्यूडेनम में, फिर जेजूनम में, इलियम में, जो बीच की स्पेस होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है, जो स्पेस एनक्लोज करता है एक इंटेस्टाइन या स्टमक। अब जो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे भी आप पाओगे, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, और उसकी लास्ट वाली लेयर पढ़ रहे हैं एपिथेलियम। और वो एपिथेलियम यहाँ पे आप देख सकते हो ईसोफेगस में कैसा था, स्ट्रैटिफाइड था, ठीक है ना, मल्टीलेयर था, बिकॉज वहां पे एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे कंट्रैक्शन होनी चाहिए। जब हम उसके बाद नीचे आए, इसी म्यूकस मेम्ब्रेन को हमने क्या देखा, इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने देखा एपिथेलियम जो है वो सिंपल कॉलमनर है, कहां पे, स्टमक में। और उसी एपिथेलियम को जब हम इंटेस्टाइन में देख रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियम को, वो यहाँ पे भी सिंपल कॉलमनर है। रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम अटेंशन आपको ड्रॉ करेंगे कि जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ये ड्रॉ किए गए होते हैं फोल्ड्स में। यहाँ पे मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, अगर ये इंटेस्टाइन एक है, इंटेस्टाइन का एक मैंने स्मॉल पार्ट आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक। तो इंटेस्टाइन जो होते हैं, इनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एपिथेलियम जो उसका होता है, या इसका म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें फोल्ड्स होते हैं ऐसे,
फोल्ड्स, ठीक है ना, स्मॉल फोल्ड्स। ये फोल्ड्स एक्चुअली बनते हैं सब म्यूकोसा में, तीसरी वाली लेयर में, ठीक है ना। जो आप तीसरी वाली लेयर आपने जो पिछले लेक्चर में देखी वो बनाती है ये फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं लाइसी सर्कुलैरी, दे आर कॉल्ड लाइसी सर्कुलैरी, या इनको कहा जाता है वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स, वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स, या इनको कहा जाता है वैल्व्स ऑफ कर्करिंग, वैल्व्स ऑफ कर्क, तीन नाम आप कह सकते हैं। वैल्व्स ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं, लाइसी सर्कुलैरी भी कहते हैं, और वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स भी कहते हैं। किनको कहते हैं? जो फोल्ड्स आप देखोगे किसमें, इंटेस्टाइन्स में, मतलब इंटेस्टाइन का अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, जो सबम्यूकोसा होता है, वो फोल्ड्स में ड्रा किया जाता है, जिन फोल्ड्स को कहते हैं लाइसी सर्कुलैरी या वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स या फिर वैल्व्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है ना। अब जो ये फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स पे ही बनते हैं विलाई, और यहां पे जब इन फोल्ड्स का एपिथेलियम देखा जाएगा, सपोज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा मैंने बनाया है, दीज फोल्ड्स आर व्हाट, वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स। अब इन्हीं फोल्ड्स पे क्या बनते हैं, ये इनका एपिथेलियम जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एपिथेलियम, वो ऐसे फोल्ड्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड विलाई। मैं फिर से समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं लास्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हिस्टोलॉजी में, इसका नाम म्यूकस है या म्यूकोसा, हम कह सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन भी या म्यूकोसा भी। और इस म्यूकस लेयर में हमने देखा कि ये तीन सब लेयर्स की बनी होती है, जिनमें से पहली है मस्कुलैरिस म्यूकोसा, बीच वाली है लैमिना प्रोप्रिया, एंड लास्ट वाली एपिथेलियम। फिर हम एपिथेलियम में बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि ये एपिथेलियम कैसा होता है, सेल्स की शेप के बिना पर या सेल की टाइप के बिना पर। ये स्ट्रैटिफाइड भी होता है, जो आप देखोगे ईसोफेगस में सिंपल कॉलमनर होता है, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में भी सिंपल कॉलमनर होता है। फिर जब हम नीचे आए थे इंटेस्टाइन में, हमने देखा था कि जो यहाँ का एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन तो ड्रॉ होते हैं फोल्ड्स में, उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स या लाइसी सर्कुलैरी या फिर वैल्व्स ऑफ कर्करिंग। उन फोल्ड्स पे हम और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं, जिनको विलाई कहते हैं, और यही विलाई एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और इसी एक विलाई को हमने बाहर निकाला है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये विलाई है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इस विलाई में आप देख सकते हो कि जो ये मैं ये बाहर निकाल रहा हूं विलाई इंटरनली। इस विलाई का जो ये ऊपर वाला है, ये क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा ना, ये एपिथेलियल सेल्स है, कॉलमनर सेल्स, और ये एक कॉलमनर सेल है, ये आप देख सकते हो। इस एक कॉलमनर सेल पे आउटग्रोथ्स निकली होती है, जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ये आप देख सकते हो माइक्रोविलाई। और यही सेल्स यहां एपिथेलियम में होती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में, जो विलाई के ऊपर होगा, या जिसका विलाई बनता है। विलाई इसी से बनता है, इसी एपिथेलियम से, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। तो दैट मींस इसमें सिंपल कॉलमनर सेल होगी, वही मैंने सिंपल कॉलमनर सेल बाहर निकाली है, जिसमें क्या होती है, आउटग्रोथ्स होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और ऐसे एपिथेलियम को कहते हैं जिसपे माइक्रोविलाई होंगे, सच एपिथेलियम इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये किस लिए? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और इससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखो कि जो विलाई इंटरनली है, जो एक विलस जो है, विलस का मतलब है सिंगुलर, एक विलस, वो इंटरनली क्या होता है, उसमें एक तो ब्लड सप्लाई आएगी, ये आप देख सकते हो, विलाई को भी ब्लड चाहिए होता है, तो जो विलाई को ब्लड आता है वो यहां से आता है, इस वेन से, और यहां पे जो ब्लड है, ये ब्लड बाहर के न्यूट्रिएंट्स, सपोज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स तो लेक्टिन में जैसे जाएंगे वैसे ये न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, ये जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, जो इनफ्लो है, ब्लड का इनफ्लो है, ये यहां से जो ब्लड आ रहा है,
इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा और यहां से इसी ब्लड को वापस लिया जाएगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। इसलिए ये यहां से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है आउटफ्लो, और यहाँ पे ब्लड इनफ्लो है जो ब्लड आता है किसके लिए आता है, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। और न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ये यहां से जो आप ग्रीन में देख रहे हो निकल जाता है न्यूट्रिएंट्स लेके, और वही न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल जाते हैं। और बीच में जो ब्लैक देख रहे हो ना, ये भी एक वेसल होती है जिसको लैक्टील कहते हैं। ये आप देख सकते हो लैक्टील। लैक्टील एक लिम्फेटिक वेसल है। वो आप अपने टॉप में पढ़ोगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और उनकी वेसल्स क्या होती हैं। और लैक्टील एक लिम्फेटिक वेसल है। ये पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब करती है फैट को। दे एब्जॉर्ब फैट्स, दिस लैक्टील, सपोज दिस इज लैक्टील एंड दीज ब्लैक डॉट्स आर फैट्स, फैटी एसिड्स, and fatty acids will never go to the blood supply, they go to the lacteal or to our lymphatic system first। और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास लैक्टील होती है, एक कैपिलरी होती है, एक वेसल होती है, इसका नाम लैक्टील है। ये होता है अंदर से विलाई, ठीक, अंदर से विलाई लैक्टील। और बाहर से आप देख सकते हो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है जिसमें कौन सी सेल्स होती है, सिंपल कॉलमनर सेल्स, वो एक एपिथेलियम है। सिंपल कॉलमनर सेल्स वो एपिथेलियम बनाती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो मैंने अभी तक बोला था आपको कि यहां पे भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या है इंटेस्टाइन्स में, और यहां से हम बात करेंगे इंशाल्लाह ऑर्गन वाइज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। बाकी आप देखते रहिए एंड नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए जब तक ये आएंगे, तब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे और कौन सी ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, और यहाँ पे क्या क्या और पाया जाता है। एक बात मैं बताता चलूं कि ये विलाई के दरमियान कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पैचेस, जिनको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं। पेयर्स पैचेस होते हैं कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज। जो लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब होता है जो लिम्फोसाइट्स, जिनमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, और वो लिम्फोसाइट्स किल करते हैं इन्फेक्शंस जो इंटेस्टाइन में पैदा होते हैं। और इनको डिस्कवर किया था हेंस कोनार्ड पेयर ने, इसीलिए इनको पेयर्स पैचेस कहते हैं। व्हाट आर पेयर्स पैचेस? दे आर lymphoid tissues, they contain lymphocytes which kill the infection। and आगे इनमें विलाई में क्या होता है या इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो, और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स होते हैं, और आगे वाली हिस्टोलॉजी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।